आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल सेट नंबर 2 का जो ज्योग्राफी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिटेल से इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि 1 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है ये आपका हिस्ट्री पार्ट है, मतलब इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर है, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। और 11 से फिर 20 तक जो है इसमें आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है इसका फुल डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब पूरा डिस्कशन है ना कि इसका अगर ये होगा तो कैसे होगा कुछ भी करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी में दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 328 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इनमें से सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात खा, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं कि क्या दिया है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी पूछा है और यहाँ पर देशांतर पूछा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चूंकि अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें, ठीक है, तो अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब के जो ये लाइन देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन जो देख रहे हैं इसे देशांतर कहते हैं। और अगर हम ये वाला लाइन की बात करें, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश। ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर, ठीक है। आई होप आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता चल गया होगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, अरे देशांतर ये भी है, देशांतर ये भी देशांतर, ये भी देशांतर, बट डिफरेंट क्या है, ये वाला पार्ट पूरब है, ये वाला पार्ट पश्चिम है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, पूरब, ये है पश्चिम। तो अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी है, ये पूर्वी है, ये पूर्वी है। अगर पश्चिमी देशांतर की बात करें तो ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी है, ठीक है। जो बीच का जो लाइन होता है इसके राइट वाला हो गया पूरब और लेफ्ट वाला हो गया पश्चिम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी देशांतर क्या है या पश्चिमी देशांतर क्या है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 97.25 पूर्व, और बी में दिया है 77.6, सी में दिया है 68.7 और डी में दिया है 82.30। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ख, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको मैप के द्वारा कि आखिर ये है कहाँ। तो आइए इसकी हम आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैप भी रखे हैं, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि अब आप तो इजी रूप से पहचान ही गए होंगे कि सर ये वाला जो लाइन हमें दिख रहा है ये हमारा देशांतर का लाइन है। कौन सा लाइन है, देशांतर। ये क्या है, तो देशांतर है। ये क्या है, देशांतर है, देशांतर, देशांतर, देशांतर। यहाँ पर पूछा गया भारत का पूर्वी देशांतर, ये नहीं पूछा गया पूरे विश्व का। तो भारत का नक्शा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक ये हमारा यहीं तक है, पूरब की बात करें तो यहीं तक है ना। तो ये वाला जो लाइन गया है देशांतर रेखा, ये आपका भारत का ये सबसे आखिरी देशांतर रेखा। इसके बाद और है लेकिन वो भारत को टच नहीं कर रहा है। ये वाला लाइन सबसे पूर्वी लाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो आप ही बताइए, अगर 68 डिग्री 7 मिनट को अगर आप मारते हैं तो ये तो एकदम गलत है, चूंकि ये भैया पूरब में नहीं है, पश्चिम की ओर है कि नहीं, बताइए। हाँ, अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट को मारते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा।
तो आई होप आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि पूर्वी देशांतर क्या है और पश्चिमी देशांतर क्या है। तो कभी भी आप पश्चिमी देशांतर को या दूसरे चीज़ों को टिक लगाने से पहले एक बार इस मैप को जरूर याद कीजिएगा कि पूर्वी देशांतर के साइड में 97 डिग्री है ना 25 मिनट्स दिया हुआ है, मैंने कभी पढ़ा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल ये है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश जो है, नेपाल देश जो है, इसका जो बॉर्डर है, इसका जो सीमा है, ये भारत के किस राज्य से नहीं लगती? ये पूछना ये चाह रहा है कि भारत के किस स्टेट से नहीं टच करता है, भारत के किस स्टेट को नहीं टच कर रहा है, इस चीज को पूछना चाह रहा है। हम कैसे जाने कि सर भारत की बात कर रहा है, चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और ऑप्शन को तो कम से कम ख्याल रखा करो। ऑप्शन में क्या दिया है? भारत के स्टेट का नाम। इसका मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि भारत के भारत के किस स्टेट, है ना, किस स्टेट से, है ना, इसकी जो सीमा है वो टच नहीं करती है। तो आइए अगर इसे हम डायरेक्ट बता दें तो आप रट लीजिएगा, और रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, वो भूल जाइएगा। अगर जीवन भर याद रखना है तो याद कीजिए, एक बार नक्शा का जरूर ख्याल कीजिए। तो आइए हम लोग नक्शा के थ्रू से समझने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें तो नेपाल के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। अच्छा कलर बदल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कलर ले लूँ मैं, चलिए ब्लू ले लेते हैं। अब देखते हैं, अगर हम ये देखें तो ये वाला पार्ट आपका हो गया नेपाल। क्या है? नेपाल। ये वाला भाग क्या है? नेपाल। ये नेपाल है कि नहीं? एकदम दिख रहा होगा। ये जो नेपाल देख रहे हैं, नेपाल से ये आपका स्टेट टच किया हुआ है। अब बोलिए सर ये स्टेट कौन सा है? तो ये हमारा है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। अब अगर हम देखें तो ये ग्रीन वाला पार्ट टच कर रहा है नेपाल को कि नहीं टच कर रहा है? एकदम टच कर रहा है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये कौन सा स्टेट है? तो ये आपका यूपी है। क्या है? यूपी। तो आपने देखा उत्तराखंड टच कर रहा है और यूपी भी टच कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि सर ये क्या है, तो ये आपका सिक्किम है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? सिक्किम है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की सीमा टच कर रही है, सिक्किम की सीमा टच कर रही है, उत्तराखंड भी और यूपी भी। और एक जो बच गया ये आपका बिहार है। ये रेड वाला क्या है? बिहार। और बिहार की सीमा भी टच कर रही है, ठीक है। आइए हम ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर देखा जाए ये जो झारखंड है, इसकी सीमा तो भैया नेपाल से टच नहीं कर रही है। देखिए तो एकदम इसको हम बढ़िया से दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बीचों बीचों में ही रह गया। बताइए क्या झारखंड की सीमा नेपाल की सीमा से टच कर रही है? नहीं ना। तो फिर आइए हम लोग ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये रहा ऑप्शन। अब जरा आप खुद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर झारखंड होगा। क्यों होगा झारखंड? झारखंड इसलिए होगा क्योंकि मैंने नक्शा में देखा, उत्तराखंड की सीमा छू रही है, यूपी की सीमा छू रही है, बिहार की सीमा छू रही है। किस देश से? नेपाल से। लेकिन झारखंड की सीमा टच नहीं करती है नेपाल से। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे पूछा गया है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया? भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम राइट आंसर बता भी दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सबको पता होगा, है ना, कि सर 6 है। बट कैसे है? आइए इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ये मैप, ठीक है। इससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए
6 कौन-कौन है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, ये हम नक्शा क्यों लिए? क्योंकि ये ना बहुत ही बेहतर डिज़ाइन से कलर किया हुआ है, ठीक है? आई होप आपको ईज़ी रूप से समझ में आ जाएगा कि ये जो कलरफुल जो है, ये 1 में क्या है, 2 में क्या करके। तो अगर आप देखिएगा, तो आपको पहला में क्या दे रखा है? हिमालय। दूसरा में क्या दे रखा है? उत्तर का मैदान, ठीक है? 3 नंबर में क्या दिया है? भारत का मरुस्थल। 4 नंबर में क्या दिया है? प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर में क्या है? तटीय मैदान। 6 में क्या है? द्वीप समूह। तो आइए चेक करते हैं। नंबर 1 जो हिमालय लिखा है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये कलर, ये क्या है? ये हिमालय है। क्या है? हिमालय। मतलब ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो हिमालय है। ये वाला क्षेत्र हिमालय है। ये वाला क्षेत्र हिमालय है। ये कलर जहाँ-जहाँ आपका जो देख रहे हैं, ये क्या है? हिमालय है। हिमालय है। आइए देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में उत्तर का मैदान। तो ये रहा उत्तर भारत का मैदान, ठीक है? ये आपका असम तक चला गया, ठीक है? ये उत्तर भारत का मैदान है। तो कितना हो गया? 2। ये हो गया हिमालय, उत्तर भारत का मैदान। तो तीसरा देखा जाए तो तीसरा है आपका मरुस्थल, ये रहा राजस्थान। क्या है ये? ये क्या है? राजस्थान। और ये तीसरा जो है मरुस्थल हो गया, ठीक है? तो ये मरुस्थल हो गया। अगर नंबर 4 में देखा जाए तो 4 में ये जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये वाला कलर जो है, ये आपका है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? मतलब हम इस वाला ये वाला पार्ट को जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है, 1 मिनट, अब अच्छा से कर देते हैं। ये वाला पार्ट, ये येलो वाला जो कलर देखेंगे, पूरा का पूरा भाग हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसको बाँटा गया, ठीक है? अगर हम नंबर 5 देखें, तो 5 में ये रहा आपका तटीय, क्या रहा? तटीय मैदान, ठीक है? समुद्र के किनारे वाला जो मैदान है, इसको तटीय मैदान कहते हैं। तो ये वाला हो गया आपका ग्रीन वाला कलर, ये दिख रहे हैं, ये हो गया नंबर 5 का तटीय मैदान। तो कितना हो गया? 5 भाग। एक जो लास्ट बचा, वो है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह, ये हो गया द्वीपीय, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब द्वीप क्या होता है सभी को पता है, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी ही पानी हो, उसे कहते हैं द्वीप, ठीक है? अब यहाँ द्वीप समूह क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ना एक द्वीप नहीं, देखिएगा, अगर इसको आप देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु दिख रहा है छोटा-छोटा। ये 6 6 के 6 सब द्वीप हैं और ये 6 द्वीप का जो ग्रुप है, इसको मिला देंगे तो बनेगा द्वीप समूह, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से जब कभी भी आपको शिक्षक आपसे सवाल पूछे कि कौन-कौन से हैं, तो ईज़ी रूप से आप जवाब देंगे, क्योंकि सभी को पता है ऊपर में हिमालय है और ये हो गया उत्तर भारत का मैदान, ये हो गया मरुस्थल, नंबर 4 हो गया प्रायद्वीपीय पठार, 5 हो गया तटीय मैदान, 6 हो गया द्वीप समूह। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा, ये डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, एकदम ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? भारत का। अरे भूल से मत लगा देना माउंट एवरेस्ट। आप देखा ना ताव, मार दिया माउंट एवरेस्ट। क्या बात है यार, ऐसे भी होता है क्या? इसलिए ऐसा मत करना, ठीक है? कभी भी भूल के। चूंकि अगर ये भारत ना लिखा होता, अगर विश्व की बात करता, तो भैया आपका माउंट एवरेस्ट ही होता। लेकिन ये भारत बोल दिया ना, तो ज़रा सा सतर्क हो जाना। भारत बोल दिया। तो चलिए अब हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, आंसर जानने की आपको बहुत इच्छा हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर कंचनजंगा होगा। इसका सही जवाब कंचनजंगा, ठीक है? अब आपके मन में सवाल आया कि सर माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं, मकालू क्यों नहीं, धौलागिरी क्यों नहीं? अरे भैया ये कैसे होगा? ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? तो ये हैं नेपाल में। कहाँ पर हैं? नेपाल में। नेपाल देश में तीनों हैं। सिर्फ कंचनजंगा जो है हमारे भारत में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश कर देते हैं थ्रू मैप, ठीक है? मैप के द्वारा। तो अगर हम यहाँ ज़ूम करके दिखाएँ तो आपको पता चल रहा होगा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। चूँकि ये भूटान, ये नेपाल और ये क्या हो गया? सिक्किम। तो सिक्किम, अगर पूछेगा कि कंचनजुंगा जो है, कंचनजंगा
किस राज्य में है भारत के? तो भैया इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। तो भारत के सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है, पर्वत चोटी। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो हम आपको बता रहे थे कि आपका नेपाल ना, ये देखिए, ये जो आप एवरेस्ट चोटी देख रहे हैं ना, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। तो कभी भी इसको भूल के भारत मत मानिएगा। अगर इसको और डिटेल समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको दिखा देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये रहा, ये वाला अगर पार्ट देखा जाए तो ये आपका नक्शा जो है वो किसका है? तो ये नक्शा आपका रह गया नेपाल का, ठीक है। नेपाल के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका धौलागिरी है। ये क्या है? धौलागिरी। ये क्या है? अन्नपूर्णा। ये क्या है? मकालू। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए कि क्या कंचनजंगा इसमें है क्या? नेपाल में नहीं ना, ठीक है। मकालू कहाँ है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी क्या है? नेपाल में है। इसीलिए राइट आंसर हमारा कंचनजंगा होगा। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस मैप को ना जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तब आपका, अरे ज्योग्राफी का मतलब मैप होता है, बस इतना समझ लो। ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप से पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो। सीधी सी बात, नो बकवास। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल मतलब जो पूरब की ओर है, ठीक है। मतलब अगर हम भारत का नक्शा अगर देखें, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना, ये पूर्वांचल कहलाता है, ठीक है, पूर्वी भाग को। क्योंकि सबको पता है इधर पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो ये पूर्व वाला भाग को क्या हो गया? पूर्वांचल। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है? है नहीं, नहीं है पूछा है। तो नागा, मिजो, पटकोई, ये तीनों के तीनों पूर्वांचल हैं, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर घा हो जाएगा। बोले सर कैसे? तो आइए मैप से समझने की कोशिश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला ही मैप से दिखा देते हैं। पूर्वांचल ना, तुमको पूर्वांचल में जूम कर लेते हैं। देखो, पटकाई बूम कहाँ है? पूरब में है। नागा पर्वत पूरब में है। मिजो पर्वत पूरब में है। देखिए, एक इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये मिजो, नागा, पटकाई बूम, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? पूरब में। तो क्या शिवालिका मिला? क्या नहीं मिला? ये रहा शिवालिका। देखिए, शिवालिका की श्रेणी है। तो क्या ये पश्चिम, सॉरी, क्या ये पूरब में है क्या? ये शिवालिका का श्रेणी पूरब में है क्या? नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि सर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवालिका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 16 कंप्लीट हो गया। अब 17 देख लेते हैं। 17 में लिखा है एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो मतलब एक ऐसा जगह जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो अभी मैंने जस्ट बताया, क्या बताया? कि अगर कोई प्लेस है उसके चारों ओर पानी ही पानी है, जल ही जल है, समुद्र से घिरा है मतलब जल से घिरा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। सर प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब ऐसा जगह जिसका तीनों ओर जल से घिरा हो, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तो ये वाला भाग को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। मतलब इसका एक ओर जल से घिरा हुआ नहीं है। जैसे कि भारत का, जैसे बोलते हैं ना प्रायद्वीपीय भारत, तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे ना, तो ये वाला जो नक्शा है ना भारत का, ये वाला पार्ट, इधर से जल, इधर से, इधर से भी सागर, इधर से भी सागर, इसके तीनों ओर सागर से घिरा हुआ है, ऊपर में जमीन है, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब तीनों ओर क्या हो? जल हो। द्वीपीय का मतलब चारों ओर जल हो। प्रायद्वीपीय का मतलब तीनों ओर जल हो, ठीक है। अब आता है तट। तट का मतलब किनारा। मैंने आपको बताया भारत का क्या है? भारत को भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। ये तटीय भाग है कि नहीं? बताओ। मतलब ये समुद्र के जो किनारे में जो आपका जो
आपका जो स्थलीय भाग होता है, इसी को तो तट कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर तो पता चल गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन फिर भी हम मैप से समझ लेते हैं। तो ये अब आप ज़रा बताइए, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर अभी आप तो पढ़े भी किए हैं, ये प्रायद्वीपीय द्वीप है, इसको बोलेंगे सर द्वीप है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? जल ही जल है, इसीलिए क्या है? इज़लैंड है अर्थात द्वीप है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैप रहा आपके लिए। ये बताइए ये कौन-सा भारत है? ये कौन-सा भारत है? ये कौन-सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। क्यों प्रायद्वीपीय भारत है? चूँकि तीनों ओर जल ही जल है, एक ओर, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है और ऊपर में ज़मीन है, इसीलिए इस भाग को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर अगर हम क्या हो गया? 1 मिनट। ऑप्शन नंबर हम ए की बात करें तो लिखा है भाबर, और बी की बात करें तो भांगर, सी की बात करें तो खादर और डी की बात करें तो तराई। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लेकिन यहाँ पर पूछा गया गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? ठीक है। तो अगर हम बात करें भाबर क्या है? अगर हम बात करें कि सर ये क्या है? ये और ये इसमें अंतर क्या है सर? अगर हम भाबर की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, तो इसका मतलब नदियाँ पर्वतों से उतरते समय, मान लीजिए पर्वत है, तो नदियाँ जब पर्वतों से उतरती है, नदियाँ जब पर्वतों से उतरती है, तो उतरते समय शिवालिका की ढाल, शिवालिका किसे कहते हैं? तो सर जो हिमालय पर्वत है, इसका निचला भाग है शिवालिका। सबसे निचला भाग क्या है? शिवालिका। तो कहता है शिवालिका की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाती है, ठीक है? 8 से 16 किलोमीटर क्या है? चौड़ी पट्टी बनाती है, ठीक है? चौड़ी पट्टी में गुटिका निर्माण करती है। सर गुटिका क्या होता है? मतलब गुटिका का मतलब छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ये सब, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका पर्वत है, यहाँ से नदियाँ उतर रही है और जब आती है तो यहाँ एक चौड़ी पट्टी बनाती है और यहाँ पर जो होता है ये गुटिका का निर्माण करती है। गुटिका बोले तो सर छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर नदियाँ जो आती है ये लुप्त हो जाती है, यहाँ पानी दिखता ही नहीं कि पानी कहाँ गायब हो गया, जल कहाँ गायब हो गया। पता चला कुछ दूरी के बाद यहाँ से जल निकल गया है। तो ये वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे सर? भाबर कहेंगे। क्या कहेंगे? भाबर। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको एक मैप के द्वारा समझा देते हैं। तो ये रहा आपके लिए मैप, ज़बरदस्त, शानदार, ठीक है? तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको भाबर जो प्रदेश है, ये आपका रहा पर्वत, ठीक है? हिमालय। अब यहाँ से जब नदियाँ उतर रही है शिवालिका के पास, तो यहाँ पे देखिए गुटिका का निर्माण किया हुआ है, छोटे-छोटे पत्थर कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है? अब ये क्या होता है यहाँ पर पानी गायब हो गया, सिर्फ़ कंकड़ ही दिख रहा है और कुछ दूरी के बाद यहाँ पता चला क्या? पानी निकल गया, ठीक है? तो ये वाला भाग को क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। अगर नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं और दूसरा इमेज चेक करते हैं सर। ये इमेज रहा, ये क्या है सर? यही तो है भाबर। क्या है? भाबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देख रहे हैं, ये जो कंकड़ पत्थर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जल गायब हो गया है और कुछ दूरी आगे जा कर के जल निकला हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा पानी दिख रहा है ना? पता चल रहा है कि नदियाँ खूब तेज़ चल रही है या नहीं चल रही है। कुछ दूरी के बाद आगे जाइएगा तब आपको ये मिलेगा, फिर अचानक खूब पानी मिलेगा वहाँ से निकल रही है, ठीक है? तो कहने का मतलब भाबर के पास नदियाँ लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है? तो यही था भाबर। अब देखिए सर, आप भाबर तो बता दिए बट तराई नहीं बताएँ। तो तराई पता है आपको? तराई वो क्षेत्र होता है जो दलदल क्षेत्र होता है, वहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, ठीक है? तो ये हो गया तराई क्षेत्र।
अब सर खादर प्रदेश क्या है और बांगर क्या है, तो इसको एकदम इजी रूप से याद कर लो। अरे बांगर का मतलब बा से बांगर, बा से बेकार, बा से बेकार, मतलब बांगर वो प्रदेश होगा, बांगर क्षेत्र वो होगा जहां पर नदियां नहीं जा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नदियां इधर से आ रही, अब ये इसका जो मान लीजिए पहले कभी ये ऐसे इसकी धारा बहा करती थी इधर से, तो यहाँ पर पूरा सा इसका जो निक्षेप था ये ला करके अपना जो अवसाद कुछ भी कर था उसको यहाँ रख करके जमा कर दिया। लेकिन जब ये इधर अचानक मुड़ी तो इस क्षेत्र में अब इसका जो निक्षेप है वो नहीं जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये वाला जगह पुराना हो गया, मतलब बांगर बन गया। और जो नई मिट्टी है तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी, पुरानी मतलब फिर यहाँ पर तो अब ना ही तो इसके अब मतलब कुछ अचला कचरा कुछ भी करके अवसाद या निक्षेप करके इसके पास जाएंगे नहीं, नए नए, तो ये तो पुरानी हो जाएगी। और ये नए नए जो अब जो नई मिट्टी जहाँ पर आ रही है ये हो जाएगा बांगर। ठीक है, अर्थात इसको और खादर का मतलब क्या होता है, तो खादर का मतलब सिंपल में समझ लीजिए, मतलब नई मिट्टी, और बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी के लिए इतना ही। अगर हम अगला सवाल देखें तो यह अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। अरे यार रियल में पूछा तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है ही नहीं, ये सब बकवास सवाल है, लेकिन क्या करें, छोटे छोटे एग्जाम में ना ये सब सवाल पूछ देते हैं, पर उसको पता होता है। अगर बड़े बड़े एग्जाम आप देंगे ना तो कभी ये नहीं पूछे कि नदियां मतलब जो है ना कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यूपीएससी का एग्जाम, तो कभी आपको ये सवाल पूछेगा ही ना, क्यों पूछेगा, उसे पता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं है, गंगा नदी दोन है ना, मतलब ये इसके मिलने से बनती है। ठीक है, मिलने के बाद ये गंगा नदी कहलाती है, जैसे हम आपको बता देते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये रहा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब यहाँ पे भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है। ये रहा आपका संतोपंत ग्लेशियर, यहाँ से अलकनंदा निकलती है, और ये दोनों जहाँ मिलती है इसे कहते हैं देवप्रयाग, और यहीं से इसका नाम कहलाता है गंगा। अब बताओ इसका उद्गम स्थल आप क्या कहोगे कि सर ये भी है ये भी है, अरे यहाँ से भी कोई नदी आके मिलती है, इधर से बहुत सारी नदी आके मिलती है। ठीक है, और बहुत सारे नदी तंत्र मिलने के बाद यहाँ पर ये गंगा नदी बनती है। तो एक्चुअली इसको लोगों ने माना है, मतलब ये वाला भाग को लोगों ने गंगा नदी माना है। ठीक है, इसको नहीं माना है, इसको लोगों ने माना है, इसीलिए इसका उद्गम स्थल हम लोग क्या कर देते हैं, गंगोत्री। ठीक है, हाँ कभी कभी आपको गंगोत्री ना दे करके ये दे दे गोमुख, तो ये भी राइट आंसर हो जाए। ठीक ठीक है, इसका अगर सटीक आंसर देखिएगा तो गोमुख है, गोमुख ना मिले तो गंगोत्री। ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि गंगा नदी निकलती नहीं है, बल्कि इसके दो नदी के मिलने से बनती है गंगा नदी। ठीक है, मतलब मेन देखा है तो मुख्य तरह से मुख्य नदी ये दोनों के मिलने से। ठीक है, और भी नदियां इसमें आकर के मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है, मतलब यहाँ से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। इधर तक ये गंगा नहीं थी, यहाँ से कहलाती है। तो अभी बताइए इसका उद्गम स्थल क्या बताइएगा, लेकिन फिर भी जो किताब में दिया है छोटे छोटे एग्जाम के लिए जो कहा जा रहा है, एग्जाम के लिए लिखा जाता है, तो आपको ये मानना है तो मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है कि सर आपने तो ये बता दिया, आपने तो ये बता दिया गंगोत्री, बट सर ये तीनों कहाँ गया, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर एग्जाम में कैसे जानेंगे कि इसका क्या होगा। अगर ये ना पूछ करके ये पूछ दे, अगर पूछ दे अमरकंटक पूछ दे कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है, तब क्या जवाब देंगे, मानसरोवर से तब क्या जवाब देंगे, सप्तकोशी से तब क्या जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारा जवाब मैं आपको दूंगा, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ऐसे ही लिख के रखें, देखिए गंगा नदी की बात करें तो इसका गंगोत्री या गोमुख, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है गंगोत्री गोमुख। चलिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है, एमपी, एमपी क्या है सर, मध्य प्रदेश। आ जाइए फिर इसका तीसरा, सतलुज ब्रह्मपुत्र इस नदी
दोनों नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। सर मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर तिब्बत में है। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। अब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा नक्शा में, जो दिमाग में पिक्चर बन जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं, टेंशन मत लो। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी है। ठीक है, ये कहाँ इसका उद्गम स्थल? नेपाल में है। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन का डिटेल्स डिस्कशन बता दिया। आई होप आपको दिमाग में अच्छा से घुस गया होगा। अब इसको मैप के द्वारा भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए, हमने जो कहा सर कोसी नदी जो है, ये आपका कोसी नदी है, और ये कोसी नदी कहाँ है? तो सर नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये नेपाल हो गया, और यहीं पर हमारा कोसी नदी का उद्गम स्थल है। किसका स्थल? कोसी नदी का। अगर हम बोले मानसरोवर, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा तिब्बत, और तिब्बत में मानसरोवर यहाँ है, और मानसरोवर से आपका ये जो नदी यहाँ जाएगी, ये चला गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आपका चला गया, ये अगर इधर से देखें तो हम ये हो गया सतलुज नदी। ठीक है, अब हम देखें ये गंगा नदी, तो ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसको छोटा करिए ना तब आपको पता चलेगा। ये आपका है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से ही निकलती है क्या? गंगा नदी, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये यहीं से निकलती है। ठीक है, अगर हम देखें, अच्छा इसमें नहीं दिया अमरकंटक, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हम भी निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये रहा आपके लिए। देखिए, तो ये तो भारत नक्शा है, ये है तिब्बत, और तिब्बत में यह मानसरोवर, और यहाँ से निकल गई कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से कौन नदी? तो सतलुज नदी। बताओ, तो मानसरोवर से दो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी। ठीक है, अगर हम आगे देखें, और अगर हम ये बात करें अमरकंटक की, तो ये रहा, ये आपका बीच वाला भाग मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक है। ठीक है, सॉरी, अमरकंटक हो गया। तो ये देखिएगा क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है, कौन नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम आपको अमरकंटक, नर्मदा नदी बता दिए, गंगोत्री गोमुख हो गया आपका गंगा नदी का बता दिए, और सप्तकोशी आपको नेपाल वाला बता दिए, और मानसरोवर भी बता दिए। आई होप ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एकदम आप कमेंट करके बताएं कि सर यह वीडियो हमें अच्छा लगा, तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी चाहिए सेट 2 का। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अपलोड करेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं करेंगे। अगर कम से कम 100 बच्चे भी कमेंट करते हैं तो इसका हम पार्ट 2 वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, एकदम ज़रूर कीजिए, तब हम जानेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखें या फिर कुछ किए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ताकि दूसरों लोग भी इस वीडियो को देख सके, और हमें भी पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और अ, हमारा ये मेथड उसे अच्छा लग रहा है, हमारा टीचिंग का जो मेथड है ये उसे पसंद आ रहा है, और हमारे पास क्या कमी रह गया पढ़ाने में, या क्या छूट गया है, उस चीज़ को हम सुधार सकें। इसलिए कमेंट और लाइक ज़रूर करें। कमेंट से पता चलता है कि हम मतलब कितना अच्छा हम पढ़ा पाएँ, आपको कितना अच्छा समझा पाएँ। क्योंकि पढ़ाते तो यूट्यूब में आपको तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। तो हमारा तरीका कैसा लगा कमेंट के ज़रूर बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।